नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो किस पर बेस्ड होने वाली है, मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर आगे पढ़ने का काम करेंगे। आज की जो आपकी क्लास पूरी बेस्ड होने वाली है वो किस पर, तो याद रखिएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट पर। अम्ल क्षार एवं लवण पर आधारित होने वाली है। एसिड बेस और सॉल्ट की आपकी आज की क्लास है। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। चलिए, बिल्कुल बेटा, आपके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। राधे राधे, नमस्ते। चलिए शुरुआत करते हैं एसिड बेस और टेस्ट। सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट जब हम पढ़ते हैं तो जो चीज निकल करके आती है वो आती है आपकी पीएच स्केल। क्या होती है पीएच स्केल? अम्ल एवं क्षार का मापन, थोड़ा सा मार्कर मैं पतला कर लूं ताकि आपको अच्छा दिखे। तो अम्ल एवं क्षार का मापन इससे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब जब एसिड और बेस हम पढ़ते हैं, ये जो पीएच स्केल आती है इसके बहुत सारे मीनिंग अलग अलग निकल करके आते हैं कि सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था, इसका विकास या डेवलपमेंट किसने किया था। इसके डेवलपमेंट का अगर श्रेय देने की हम बात करें तो ये सोरेनसन के द्वारा किया गया था। मोल को पूरा पढ़ा दो बेटा, मोल हो गया था ना, मोल उतना ही था। ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट उतना ही था कि भाई एक मोल पदार्थ में एक मोल ये होता है, उसकी चीजों की गणनाएं करने का। ठीक है, मोल उतना ही था, मोल मैंने आपको कंप्लीट करवाया। चलिए, बस उसके बेसिस पे एग्जांपल अलग अलग बन सकते हैं। बेटा AWTPO के लिए आपको ये क्लास भी लेना है। ठीक है, और दोस्त याद रखिएगा, सर डीप पढ़ाओ। बेटा क्या होता है डीप, मतलब इससे ज़्यादा डीप कैसे होता है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? ठीक है, तो हम उसी पे चर्चा ही कर लेंगे कि ये क्या होता है। सर आप बहुत अच्छी पढ़ाते हो, मैं MSc केमिस्ट्री हूँ, फिर भी आपसे पढ़कर अच्छा लगता है। चलो, बेटा मोल का नंबर वही होता है कि एक मोल बराबर क्या होता है, वो नंबर्स निकाले गए हैं, आपको वो नंबर याद रखना है। 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में उपस्थित ये संख्या होती है, ये नंबर्स स्पेसिफाई है, निकाला हुआ है, ये अपने को याद ही रखना है, इसको निकालना नहीं है। चलिए, न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा, एक क्लास न्यूमेरिकल की लूंगा, वहां पर मोल वाला कॉन्सेप्ट भी मैं ले लूंगा। तो न्यूमेरिकल की आपकी एक क्लास में आपको और कराऊंगा। अभी मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, न्यूमेरिकल की एक क्लास होगी आपकी, उसमें पर्टिकुलर कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके आते हैं उन सब टाइप के न्यूमेरिकल को मैं मिक्स कर लूंगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए परेशान मत होइए, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसका विकास या डेवलपमेंट किसने किया था, तो सोरेनसन द्वारा।
चलिए, है ना, सोरेनसन द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। इस पीएच में जो पी का अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ पी, इस पी का जो मतलब होता है वो कहां से आता है? तो इस पी का जो मतलब सामने आता है वो पोटेंज से आता है। पहला जो वर्ड सामने आया या पोटेंज, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का शब्द है। इस पोटेंज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इस पोटेंज का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल, है ना। और इसी से पीएच का अगर मीनिंग अपन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कि सर मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है, इस चीज को दर्शाने का काम जो करता है वो पोटेंज। तो पोटेंज जर्मनी भाषा का शब्द था, इसी शब्द से क्या बना? पोटेंशियल बना। तो पोटेंज वर्ड आगे बढ़कर के क्या निकला? पीएच में पी वर्ड जो था वो पोटेंज, एक जर्मन वर्ड था। तो जर्मन में पोटेंज, है ना, पोटेंज शब्द था, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? तो जर्मन भाषा का शब्द है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कभी भी आपसे पूछे कि पीएच में पी शब्द किसको दर्शाता है, तो वो पोटेंज को दर्शाता है। इस पोटेंज का ही मतलब क्या निकला इंग्लिश में? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाना ही ये क्या कहलाया? ये पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहलाया। ये कहां से उत्पन्न हुआ? ये पोटेंज से उत्पन्न हुआ। पोटेंज किस लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं तो ये जो पोटेंज है ना, या पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, इस स्केल का डेवलपमेंट किसने किया था? सोरेनसन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जाता है, सोरेनसन के द्वारा इसको बताया जाता है। अब भाई यहां से हम जब वापस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो पीएच स्केल होती है, इस स्केल को अगर हम गौर से देखें तो ये कैसी दिखाई देती है? अगर हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पीएच स्केल की। तो भाई पीएच स्केल जो होता है, अगर हम इस स्केल को देखते हैं, हम पीएच स्केल के बारे में जब पढ़ते हैं तो पीएच स्केल यहां पर आपका 7 आ जाता है, यहां पर आपका 0 आ जाता है, और यहां पर आपका 14 आ जाता है। अब जब भी आप 7 से इस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन की ओर, या फिर आप इस डायरेक्शन में आते हैं, है ना, तो इस डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं, तो इन दोनों डायरेक्शन में जाने पर चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्ल की ओर अग्रसर होता है, वो एसिड की ओर अग्रसर होता है। 7 से ज्यादा जिसका पीएच मान होता है वो बेस की ओर अग्रसर होता है, क्षार की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। 7 से कम पीएच मतलब एसिड होना, 7 से ज्यादा पीएच मतलब बेस होना, और 7 का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होना। क्या होना? न्यूट्रल होना। तो दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अम्ल, क्षार, और 7 का मतलब क्या हो गया आपका प्यारे दोस्त? उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब ये चीज हमने देख ली पीएच स्केल के बारे में, हमें थोड़ा सा ये अनुमान हो गया कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होंगे प्यारे दोस्त? अम्ल होंगे। जिसका पीएच मान 7 से लेकर, है ना, 7 से अधिक होगा वो क्या होंगे? सारे के सारे हमारे बेस होंगे। लेकिन जिसकी पीएच वैल्यू 7 निकल करके आ जाएगी वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। इस बेसिस पे हम सबसे पहले एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेस पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के स्रोत क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से एसिड हैं जो हमारे काम के हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अम्ल की अगर मैं आपसे बात करता हूं, एसिड की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो भाई क्या चीज निकल करके सबसे पहले सामने आती है? ओके, आइए शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु, अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? है ना, याद रखिएगा, स्वाद में खट्टे होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। इमली खाइए, आम खाया है क्या? हाँ सर।
तो स्वाद में क्या होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वाद में खट्टे हैं, लेकिन भैया अम्ल जो होते हैं वो क्या देते हैं, तो वो अम्ल की जब भी हम पानी के अंदर इन्हें घोलते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो याद रखना, है ना, अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रोटॉन देता है, या इन केमिकल रिएक्शन, एसिड इन केमिकल रिएक्शन, अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में। एसिड इन केमिकल रिएक्शन, अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में क्या देते हैं, H प्लस आयन देता है। गिवन H प्लस आयंस। अम्ल जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन देने का काम करते हैं, पहली चीज ये ध्यान रखना। और प्रोटॉन भी देते हैं। H प्लस आयन को ही प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि एसिड पानी के अंदर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। या फिर आप इस पॉइंट को इस नए पॉइंट के तौर पर भी पढ़ सकते हो, थर्ड पॉइंट। ठीक है, हाइड्रोजन सभी अम्ल का अनिवार्य घटक होता है, या हाइड्रोजन सभी अम्ल में पाया जाता है। सभी अम्ल में कौन सा तत्व हमेशा मिलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलवेज फाउंड इन एसिड। तो कोई भी अम्ल हो उसमें हमेशा आपको हाइड्रोजन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आपको वहां देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सभी अम्ल का क्या होता है, अनिवार्य घटक होता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाता है इजीली, सरलतम रूप में दोस्त, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब एक वर्ड सामने आता है कि ये जो अम्ल है ये एसिड का मतलब क्या होता है सर। ये जो एसिड वर्ड है ये कहां से सामने आया, ये अम्ल कहां से सामने आया। अम्ल एक शब्द होता है जिसका नाम है एसिडस। क्या नाम है, एसिडस। एसिडस एक शब्द है, एसिडस। एसिडस जो होता है एक लैटिन वर्ड है। एसिडस का मतलब होता है सौर। ठीक है, कैसी भाषा का शब्द है, लेटिन शब्द है, लेटिन भाषा, एसिडस। इसी एसिडस से आगे चलकर क्या बना, एसिड, अम्ल। और इसका, या फिर इसका मीनिंग लिखो पहले, मीनिंग क्या होता है, एसिडस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस एसिडस का जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है वो क्या होता है, सौर, खट्टा। तो वास्तविकता में ये एसिडस से बना, एसिड जो है वो लेटिन भाषा के एसिडस से बना। इसका मीनिंग क्या होता है, सौर। सौर का मतलब खट्टा, पवन करे शोर। ठीक है, तो शोर मतलब खट्टा। तो खट्टे होते हैं भाई अम्ल, जो बेसिकली कैसे होते हैं, तो याद रखना खट्टे होते हैं। तो पहली चीज, स्वाद में खट्टे होते हैं भाई, एसिड की पहचान है, नींबू खट्टा होता है, पढ़ा है हमने। तो ये इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सोर्स के आधार पर अम्ल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, कुछ हमें भाई प्राकृतिक तौर पे जो अम्ल मिलते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो टाइप ऑफ एसिड, है ना, स्रोत के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार हैं, है ना, बेसिस ऑफ सोर्स। तो आइए देखते हैं। स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार। टाइप ऑफ एसिड बेस्ड ऑन
सोर्स। इस आधार पर अगर देखा जाए, अम्ल के दो प्रकार सामने आते हैं। नंबर एक और नंबर दो। कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड। तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखो, कार्बनिक अम्ल आपके ऑर्गेनिक अम्ल वे होते हैं जो मेनली आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है, वो कहां से मिलेंगे आपको, दोस्त याद रखिएगा, नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे पादप या जंतु से। तो आपके जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे कि किसी जंतु से मिल जाए, एनिमल से, या किसी प्लांट से मिल जाए, किसी पादप से। कि सर जंतु से, जैसे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है, सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है। इन एसिड की एक पहचान होती है, इनमें हमेशा कार्बन पाया जाता है। इनका फॉर्मूला देखोगे, तो कार्बन ऑलवेज फाउंड, हमेशा कार्बन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि हमें सारे एक साथ पढ़ने ही है, तो हम सारे उदाहरण यहां नहीं लिखेंगे। उदाहरण, जैसे कि आपने चींटी का नाम सुना है क्या सर, सुना है। चींटी के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये सर फॉर्मिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। देखो यहां पर कार्बन आ गया यहां सर। जैसे कि आप एसिटिक एसिड का नाम याद रखिए, एसिटिक एसिड सिरका या विनेगर में होता है, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। आ गया कार्बन, क्या सर आ गया। तो ऑर्गेनिक एसिड वे होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे सेब से मिल गया, नींबू से मिल गया, पालक से मिल गया, दही से मिल गया, दूध से मिल गया। अब वो एनिमल या प्लांट किसी से भी मिल सकता है आपको। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ये प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। फिर आते हैं आपके इनऑर्गेनिक, ये खनिज से प्राप्त नहीं होते, कैसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये खनिज से प्राप्त होते हैं। इन्हें बेंच एसिड भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेंच एसिड। तो ये खनिज से प्राप्त होते हैं लेकिन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं होते। ओके, यह खनिज से प्राप्त होते हैं। दे ऑब्टेन्ड बाय इन अम्ल को क्या कहा जाता है, बेंच एसिड। इन अम्ल को बेंच एसिड भी कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कभी पूछेंगे तो अच्छे अच्छे गलत करके आएंगे कि किन अम्लों को बेंच एसिड कहा जाता है, तो याद रखना इन्हें बेंच एसिड कहते हैं।
नाम रखा है इसका, लेबोरेटरी की बेंच पर बनाया जाता है इन्हें। दे ऑल्सो नोन एज बेंच एसिड। सर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए दोस्त याद रखना, नंबर एक H2SO4, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। टार्ट्रिक अम्ल किसके अंदर? बेटा इमली के अंदर। मैंने बड़ा पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हमारे कहाँ बनते हैं? HNO3 लैब में बनते हैं, या किसी केमिकल से या किसी मिनरल से इनको बनाया जाता है। तो इन एसिड को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ये हो गया हमें प्राप्त होने के आधार पर। किसके आधार पर? प्राप्त होने के आधार पर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर से देखना, सोर्स, सोर्स मतलब जो किसी प्लांट से मिले, किसी एनिमल से हमें मिल जाए, ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं दोस्त? याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल फॉर्मिक एसिड है ना, मेथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड, ये सभी जो किसी प्लांट से प्राप्त हो जाए या किसी एनिमल से प्राप्त हो जाए। इनऑर्गेनिक का मतलब वो होता है जो किसी प्लांट या एनिमल से हमें प्राप्त नहीं होते, मतलब किसी जीवित स्रोत से प्राप्त नहीं होते। ये मेनली हम कुछ खनिज तत्वों का उपयोग करके हम बनाते हैं। और वो खनिज तत्व कौन से होते हैं? तो भाई याद रखिएगा, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? H2SO4 को। नाइट्रिक एसिड हो गए। तो ये दो टाइप बिल्कुल बेसिक से थे आपके। अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के आधार पर, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के आधार पर अगर हम बात करें, तो इनके कौन कौन से टाइप देखने को मिल जाएंगे? यहां भी दो टाइप हो जाएंगे। नंबर दो, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल। ये इतनी सरल सी चीज है कि एग्जाम में जब आती है ना, तो बच्चा इन्हें की बस नॉलेज नहीं होने के कारण गलत कर देता है। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी एसिड। इनमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों होते हैं। बोथ एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फाउंड इन ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के अंदर ये दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। मतलब दोनों प्रकार के तत्व, उदाहरण जैसे आप पहला देखते हैं, नंबर एक,
एसिटिक एसिड देखते हैं, CH3COOH को। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं, H2SO4। जैसे कि आप देखते हैं HNO3, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। लेकिन हाइड्रा एसिड वो होते हैं कि इनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं। नॉट फाउंड ऑक्सीजन इन हाइड्रा एसिड। ठीक है कि सर आपने इस लाइन में ये तो लिखा नहीं हाइड्रोजन पाया, हाइड्रोजन तो सभी अम्ल में होता ही है, बेसिक सा पॉइंट है, पाया ही जाएगा, पाया ही जाएगा, होता ही है। एग्जाम्पल के लिए देखो, उदाहरण के लिए जैसे HCl, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ये सभी होते हैं दोस्त। ठीक है, देखो इस बार एक अच्छे से, फिर मैं अगले पे लेके चलता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के आधार पर हिंदी में भी लिख देते, क्या लिखा नहीं बेटा मैंने हिंदी में? अच्छा ये आपको, बेटा इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बोलेंगे हिंदी में भी। ठीक है, यही तो दिक्कत है। अब भाई साहब आप कंपटीशन में एग्जाम मतलब क्या बताएं बेटा अब आपको यार, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं, अभी भी आपको हाइड्रोक्लोरिक अगर ये पढ़ने नहीं आ रहा तो भाई आप क्या करेंगे यार। और एसिड का मतलब तो अम्ल ही होता है, ये वही नाम लिखूंगा हाइड्रो, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड ही लिखूंगा मैं हिंदी में भी उसे। तो इतना तो थोड़ा सा एडजस्ट किया करो यार। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या पीपीटी बना के लाने में ही फायदा होता है।
है ना, क्योंकि हम फिर आपकी तुरंत हिंदी और इंग्लिश क्या उर्दू भी बोलोगे तो ले आएंगे फिर। इसके आधार पर भी दो प्रकार होते हैं। इसके आधार पे भी दो होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है। एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है। देखो, जो सरलता से H प्लस आयन दे देते हैं, ठीक है, सरलता से H प्लस आयन देते हैं, इजीली डोनेट H प्लस आयंस। जो पानी के अंदर सरलता से H प्लस आयन देते हैं वो क्या होते हैं, दोस्त याद रखना, और ये सरलता से H प्लस आयन नहीं देते हैं। They do not donate H प्लस आयन इजीली। ये सरलता से H प्लस आयन नहीं देते, होते हैं लेकिन देते नहीं। जैसे आपके दो दोस्त हैं, यार भाई पैसे की जरूरत है यार, दे दे यार, ठीक है ले जा। वो आपका पक्का वाला मित्र है, इसी तो उसको बोलते हैं पक्का, मतलब प्रबल दोस्त है हमारा है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है हमारी। जब जब पैसे का बोलते हैं तुरंत दे देता है। एक और दोस्त है भाई साहब, उसको मतलब पैसा मांगोगा भाई, क्या बताएं, मैं तेरे को इसीलिए फोन लगा रहा था कि मेरे को पैसे चाहिए। तो ऐसे जो होते हैं वो दुर्बल मित्र होते हैं। तो याद रखना, H प्लस आयन एसिड के अंदर होता है, लेकिन जो सरलता से दे दे उसे क्या कहा जाता है भाई, हाइड्रोजन मतलब प्रबल क्या क्या H प्लस आयन इजीली दे दे, है ना, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पूर्णतः नहीं दे पाते, इजीली नहीं दे पाते, उन्हें क्या कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है। इनकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, ये 0 के आसपास होती है ना, पीएच कहाँ होता है, 0 के आसपास होता है। तो ये चीज याद रखना, इनका जो पीएच मान होता है 0 के आसपास, और इनका जो पीएच होता है ना, पीएच वैल्यू, वो 7 के आसपास। 7 के आसपास मतलब जैसे 6.5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, है ना,
5.5 हो गया, 4 हो गया, 4.5 हो गया, इस तरह से। अच्छा, यहाँ बेस लिख दिया। एग्जाम्पल, उदाहरण। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड, जैसे कि HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ये सब आपकी जो होते हैं ये वीक बेस होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, है ना सारे। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, ये सारे। तो 2-3 एग्जांपल रख लो, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये किसके बेसिस पर थे? तो दोस्त याद रखना, ये किसके बेसिस पे थे? तो बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के आधार पर इनके ये प्रकार बने। कौन कौन से? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कांस्टेंट देखो, H2SO4 है, अब कांस्टेंट कभी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए किसी ने पानी मिला लिया, है ना, पानी के अंदर थोड़ा सा अम्ल डाल दिया, या अम्ल में पानी, तो क्या करते हैं? अम्ल में पानी मिलाते हैं कि पानी में अम्ल मिलाते हैं? पानी के अंदर धीरे धीरे अम्ल मिलाते हैं कि अम्ल में कभी पानी नहीं डालते, पानी के अंदर धीरे धीरे अम्ल मिलाते हैं। वो सांद्र है, वो कॉन्सेंट्रेट है, वो क्या होगा? तो पीएच वैल्यू अगर प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें, जैसे H2SO4 की, तो 0 आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय H2SO4 के, लेकिन प्योर फॉर्म के अंदर, प्योरेस्ट फॉर्म, तो प्योरेस्ट फॉर्म मिलनी चाहिए। इसलिए इनके डायरेक्टली आप देखना कभी भी पीएच वैल्यू इजीली नहीं आते, लगभग ही पूछते हैं कि भाई प्रबल या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक कौन सा है। जैसे कि एक एग्जाम के अंदर पूछा था, उसका बेस की पीएच वैल्यू पूछी थी, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसकी पीएच वैल्यू इसलिए पूछ ली जाती है क्योंकि वो पेट की एसिडिटी को दूर करता है। तो उसकी पीएच वैल्यू लगभग 10 के आसपास होती है, 10 से 14 के बीच में। तो वहां ऑप्शन ही 10 था, 3, 5, 7, 10। तो आप इजीली पहचान पाओगे कि वो बेस है, इसलिए इसका पीएच मान 10 होगा। तो आप वहां पर 2-3 ऑप्शन तो ऐसे हटाओगे कि भैया ये एसिडिक है, और फिर आप लगभग वहां तक पहुंच ही जाओगे। जैसे मान लीजिए यहाँ H2SO4 का पीएच पूछ ले, एक ऑप्शन में आपका 2 तो बेस ही रहेंगे, एक 14 दे दिया, एक 6 दे दिया, एक आपको 4 दे दिया, एक आपको 0 दे दिया। आपने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग 0 के पास होता है, या फिर 1 दे दिया, तो एक ऑटोमेटिकली आंसर सही हो जाएगा। देखो इसको, वेरी गुड। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, अम्ल के उदाहरण। एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन एसिड्स का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए,
H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसे बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसी का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसी का नाम है। फेक ऑयल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फेक ऑयल। ये सब इसी के नाम है दोस्त। ऑयल ऑफ विट्रियोल, फेक ऑयल। इसका एक नाम और है ना। इंग्लिश में आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में आप इसे गंधक का अम्ल कहते हैं। एग्जाम में पूछते हैं एसिड ऑफ सल्फर किसे कहा जाता है, गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, है ना, तो इसे ही कहा जाता है। नंबर 2, बैटरी एसिड किसे कहा जाता है? बैटरी का अम्ल इसे ही कहते हैं। बहुत यूज होता है बैटरियों के अंदर, इसलिए इसे बैटरी का एसिड भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी हमने पढ़ा था। तीसरा, तेजाब। एक मूवी आई थी गंगाजल, कभी आपने देखी हो। नंबर 4, रीजन ऑफ एसिटिक रेन, अम्ल वर्षा का जो कारण था वो भी यही था। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा। नकली तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये सभी जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, मैं आपको वही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। इसे कभी कभी एक नाम से और जानते हैं, तेजाब। और एक नाम और याद रखना, हाइड्रोजन सल्फेट एसिड। ठीक है, इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही नाम आएगा पेपर में आएगा। हाइड्रोजन सल्फेट एसिड, है ना, ये भी पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्त, गंधक का अम्ल, एसिड सल्फर, बैटरी एसिड, बैटरी का अम्ल, तेजाब या हाइड्रोजन सल्फेट एसिड, है ना। रीजन ऑफ एसिटिक रेन, अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है। इंडस्ट्री किंग कहा जाता है इसे, क्या कहते हैं? रसायन का राजा, रसायनों का राजा कहते हैं इसे। किंग ऑफ केमिकल। तो रसायनों के राजा के तौर पर हम किसे जानते हैं? इसी अम्ल की बात करते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। देखा नंबर 1। वेरी गुड। नंबर 2, नंबर 2 पर आज जिसकी बात करेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस्ट्रिक एसिड, हिंदी में अमाशय का अम्ल, क्योंकि हमारे अमाशय में यही पाया जाता है जठर रस के साथ। अमाशय में अम्ल बोल दिया मैंने भी, अमाशय का अम्ल। तो अमाशय का अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टमक एसिड कहलाता है, गैस्ट्रिक एसिड, या जिसे ये अमाशय का अम्ल कहते हैं। अब भाई पहले बिंदु की बात करेंगे, फिर दूसरे की बात करेंगे। इस अम्ल का एक नाम है, इसे म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो म्यूरिएटिक एसिड किसे कहते हैं? अदर नेम। म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं इसको। इस एसिड का सबसे मेन पॉइंट याद रखना, ठीक है? बहुत सी बार व्हाइट स्मोक बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, यूज है ना, याद रखना। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत धूम्र बनाने के लिए। तो HCl रिएक्ट विथ NH3 अमोनिया एंड फॉर्म्ड व्हाइट स्मोक। सफेद सफेद धुआं उत्पन्न होता है इससे। मूवीज वगैरह वाले जो होते हैं ना, ये अक्सर यूज करते हैं इसका। तो हिंदी में कह सकते हैं श्वेत धूम्र उत्पन्न करने के लिए HCl की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। ठीक है, वो डायलॉग था ना, धुआं धुआं कर देंगे। तो उस धुएं के लिए दोस्त याद रखिएगा, है ना, यही होता है। तो धुआं उत्पन्न करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब और कहाँ यूज करते हैं भाई? पेट में, हमारे स्टमक में प्रोटीन के पाचन में तो मदद करता ही। एक बहुत प्यारा प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड इन RRB एग्जाम्स, कभी भी याद रखना, HCl गैस कभी लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसे लिखिए, प्रश्न ही समझा देता। HCl गैस अम्ल नहीं है। HCl गैस नॉट अ एसिड, ये किसी भी प्रकार से कोई अम्ल नहीं है। HCl गैस कभी कोई अम्ल नहीं होगी। HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? तो दोस्त याद रखना, मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यार। एक्वाटिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, also known as हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का जलीय विलयन आपका अम्ल कहलाएगा।
ये बहुत सी बार प्रश्न पूछता है रेलवे, इसको याद रखना कि HCl है ना, याद रखना HCl गैस नीले लिटमस को किस में बदल देगी। तो बच्चे लाल लगा के आते हैं, अरे भैया HCl गैस है वो, अम्ल नहीं है, तो ये लिटमस पेपर के कलर को भी कभी नहीं बदल सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्यारे दोस्त, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि कल आपकी क्लास में इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कल मेरी एक मैराथन है, ठीक है। तो कल मैराथन होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। परसों आपकी क्लास इसके आगे से यथावत रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।